बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 66वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय प्रसंग कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है पुखराज जी में पुखराज जी की चांदनी का प्रसंग। तो पुखराज जी के चांदनी के संदर्भ में कल हमने इसका कुछ भाग वर्णन किया है। मतलब चांदनी तो पूरा 1,33,333 कोस के लंबाई चौड़ाई में है। उसमें से किनार में छज्जा को छोड़ करके उससे भीतर प्रत्येक एक हाथ के लंबाई चौड़ाई में एक एक चबूतरा जो चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा उठा, और ऐसे चबूतरा 1000 में से 4 कम, क्योंकि 4 दिशा में 4 दरवाजा होने से ये 4 दरवाजा की जगह में चबूतरा नहीं उठा, तो 1000 में 4 कम यानी कि 996 चबूतरे उठे हैं। उन प्रत्येक चबूतरों के ऊपर 4 की 4 हारे महल की शोभा है, और इन महलों के ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक गए हैं। और प्रत्येक भौम में महलों के बीच में 2 हार थंब 3 गली, प्रत्येक महल के चारों दिशा के दरवाजा और दरवाजा के दाएं बाएं चबूतरा, ये सारी शोभाओं को देखा। और साथ में फिर 5 भौम छठी चांदनी के ऊपर यानी कि छठी चांदनी से भी ऊपर के शोभा को देखा। तो उसमें चांदनी के दोनों तरफ किनार में भौमवर ऊंचे दीवाल गए हैं, और उस दीवाल के साथ में चौखुट्टे गुर्ज जिसके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताकाएं हैं, और 1000 भौम नीचे से आया हुआ गोल गुर्ज भी ये महल के 5 भौम के साथ में ऊपर को गए हैं। और 1 भौम ऊंची दीवार के साथ में जाते समय 6 भौम ऊंचा चांदनी से भी ये गोल गुर्ज गए, और जिसके ऊपर बैठक बने हुए हैं। और यही गोल गुर्ज के भीतरी तरफ किनार में हवेलियों की चांदनी के ऊपर उसमें भी बैठक है। इन सारी शोभाओं को देखते हुए फिर 4 दिशा के बृहद दरवाजा की शोभा को देखा। तो दरवाजा में दोनों तरफ चबूतरा, चबूतरा में थंब, जो थंब सीधा ऊपर जा करके छत पटी, तो महल के 5 भौम बराबर ये बृहद दरवाजा का 1 भौम है। फिर उसके ऊपर 1 भौम के ऊंचाई में जो दरवाजा के ऊपर का छत है, उसके ऊपर फिर महलों के 4 भौम 5वीं चांदनी, और उससे भी ऊपर फिर चौखुट्टे गुर्ज के चांदनी में गुम्मट कलश ध्वजा पताकाएं हैं। इस तरह से
चांदनी की किनार में देखें तो हजार हांस की मोहलातें नाम से भी जाने जाते हैं जिन्हें, और कई जगह में इसको हजार हांस की हवेली शब्द भी प्रयोग करते हैं। इन महलों के 5 भोम छठी चांदनी है और 4 दिशा में दरवाजा के पूरा ऊपर तक देखें तो 10 भोम 11वीं चांदनी है। और नीचे जमीन से देखें तो दरवाजा के ऊपर चांदनी तक में 1017 भोम का ऊंचाई होता है, क्योंकि जमीन से 7 भोम ऊंचाई तक वो 5 पेड़ अलग अलग रूप में गए थे। गोल चबूतरा का 1 भोम, चौरस चबूतरा का 1 भोम और चौरस चबूतरा के ऊपर वो पेड़ का 5 भोम, ये 7 भोम हुआ। उसके ऊपर 250 भोम तक छज्जा बढ़ते हुए गए और छज्जा का मिलन होने के बाद फिर ऊपर 750 भोम तक गए। तो चांदनी तक पहुंचते समय वैसे कहने के लिए तो पुखराज 1000 भोम के कहते हैं, परंतु बारीकी से हिसाब करें तो पुखराज की चांदनी तक जाते समय 1007 भोम होते हैं। और यहां से भी फिर ऊपर दरवाजा 5 भोम का, 1 भोम की ऊंची दीवार और उससे ऊपर 4 भोम का महल, ये सब मिलाकर के 10 भोम ऊपर गए। तो नीचे का 1007 भोम और चांदनी से भी ऊपर दरवाजा की चांदनी तक जाते समय 10 भोम जोड़ते समय 1017 भोम का ऊंचाई होता है। तो ये भी शोभा दिखाई देता है। और हवेली की चांदनी के हिसाब से देखें तो नीचे का 1007 भोम तो है ही, हवेली 5 भोम छठी चांदनी का है और वो छठी चांदनी से भी दोनों तरफ के किनार में दीवार और 1 भोम ऊपर आए हैं और उसी के बराबर में चौखुटी गुर्ज, गोल गुर्ज भी गए हैं, इसीलिए ये सब जोड़ते समय 6 भोम का ऊंचाई होता है। तो नीचे के 1007 भोम और ऊपर के 5 भोम छठी चांदनी प्लस 1 वो दीवार के साथ जोड़ते समय 1013 भोम की ऊंचाई ये महलों के चांदनी के ऊपर के तक में दिखाई देता है। तो ये संपूर्ण शोभा को कल हमने वर्णन किया। तो आज हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से इन शोभाओं को अध्ययन करेंगे। ये किनार की शोभा है। उसके बाद फिर ये महलों के हार से भीतर चांदनी में क्या है और फिर मध्य भाग में क्या है, ये सारी शोभा वर्णन करेंगे। उसको भी थोड़ा सा अभी संकेत में बताऊं तो ये हवेलियों के एरिया से भीतर चारों तरफ घूम करके बृहद बगीचा है और इन सब के मध्य भाग में चांदनी के 1/3 यानी कि तीसरे खंड में मध्य में आकाशी महल की शोभा वर्णन होते हैं, वो आगे हम वर्णन करेंगे। परंतु उससे पहले कल हमने जो शोभा को वर्णन किया उसको वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पॉट के नक्शा में पुखराज की चांदनी करके पेज नंबर 64 में ये शोभा दिखाया है, उसको भी सामने में रख करके देखें। और वृत्ति में पेज नंबर 129 में पुखराज पर्वत की चांदनी करके शुरू होता है। तो यहाँ से हम अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो देखिए अब पुखराज पर्वत की चांदनी। पुखराज पर्वत की चांदनी की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस तथा गिर्द 4 लाख कोस की है। नीचे के गोल चबूतरे के बराबर चांदनी की किनार में घेर कर छज्जा आया है। उस छज्जे की किनार पर फिरता कठेड़ा है। ये हमने भले ही अभी वर्णन नहीं किया, वो तो रंगमहल से ही वर्णन करते आ रहे हैं। चबूतरा बोलते ही चबूतरा के किनार में कठेड़े होते हैं और छज्जा बोलते ही छज्जा के किनार में कठेड़े होते हैं। तो वही छज्जा के किनार के कठेड़े की बात आई। इसके आगे ढालदार छज्जा है। वो छज्जा के किनार के कठेड़ा से भी आगे यानी कि बाहर की तरफ ढालदार छज्जा है, जो रंगमहल के 9वीं भोम 10वीं चांदनी में ये शोभा वर्णन करके आया है। तो वैसे ही शोभा यहां समझना होगा।
चांदनी की किनार पर पृथक पृथक हाथ भर के लंबे चौड़े, कमर भर के ऊंचे फिरते चबूतरे उठे हैं। पृथक पृथक, अलग अलग कहा ना। हाथ भर के मतलब 400 कोस के लंबाई चौड़ाई के। इन सर्व चबूतरों की संख्या 4 कम 1000 है। इन चबूतरों पर 1000 हांस की महलातें हैं। तो इसको समग्र में एक शब्द में 1000 हांस की महलातें कहते हैं। जो शब्द में पहले से उच्चारण कर रहा था ना, भले ही 4 हांस में दरवाजा है, उसमें भी देखे तो दरवाजा के ऊपर भी मोहलात तो है, उस अर्थ में देखेंगे तो 1000 हांस में ही मोहलात है। और दरवाजा को अलग करके देखें तो भी 996 हांस में महलों की शोभा है, तो उसमें 1000 हांस करके एक साथ में लिया है, तो उस हिसाब से ये नाम दिया। 1000 हांसों में नीचे से 1000 गोल गुर्जे आई है। ऐसे 1000 गुर्जों की संधि में 1000 हवेलियां फिरी है। तो देखिए उसको हवेली शब्द भी प्रयोग किया। ऊपर 1000 हांस की महलातें शब्द आया और नीचे फिर उसको हवेली शब्द आया। तो हवेली महल अलग अलग शब्द से आते हैं, परंतु हमें वो शोभा को देखना है, शब्द जिस तरह से भी आए। जहां 2 हवेलियों का कोना पड़ा है वहां गोल गुर्जा आई है। मतलब 2 हवेली, मतलब साधारण हिसाब से समझना हो तो जो चबूतरा उठाया था ना पहले, तो उसके कोने में गोल गुर्जा आई है। जो नीचे से आया था वही शोभा है। ऐसे फिरते 1000 गोल गुर्जे आई है। 1000 हवेलियों के 1000 बड़े दरवाजे हैं। उन दरवाजों के आगे 2 चबूतरे हैं। उन चबूतरों की बीच में चौक है और चबूतरे से लगता हुआ छोटा छज्जा फिरा है। तो चबूतरा में वो ऊपर जाकर के गुर्ज बनना और गुर्ज में छज्जा फिरना, ऐसी शोभा तो हाउस कौशर के टापू महल में गुर्ज का वर्णन किया था ना, तब भी किया था। मतलब वो गुर्ज के तीनों तरफ छज्जा फिरे। तो ये चबूतरा के ऊपर थंबा आकर के वो चौफुटे गुर्ज हुआ है, तो चौफुटे गुर्ज के तीनों तरफ छज्जा फिरने की बात है ये। उसमें पुनः कठड़ा है और चबूतरों पर 2000 चौखुटे गुर्ज है। देखिए तो एक दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा बताया और वही चबूतरा में ही थंब जाकर के गुर्ज की शोभा बनने से चौखुटे गुर्ज कहा। तो ऐसे 2000 चौखुटे गुर्ज। 2000 चौखुटे गुर्ज मतलब वो बड़ी दरवाजा है, उसमें भी तो दोनों तरफ चबूतरा और थंब तो है ना, तो उसको भी चौखुटे गुर्ज में लेते समय पूरा 1000 हांस में 2000 चौखुटे गुर्ज सीधा हुआ। हर एक हवेलियों के दरवाजों से छज्जों की तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी है, जिनसे उतरकर बड़े छज्जों पर आया जाता है। बड़े छज्जे मतलब ये हवेलियों के चबूतरा से बाहर की जो छज्जा, वहां पर आ सकते हैं। इन हवेलियों की 5 भौम और 6ठी चांदनी है। 5 भौमों के 5 दरवाजे ऊपरा ऊपर है। पुनः छज्जे भी ऊपरा ऊपर हर भौम में है। जहां 2 हवेलियों की संधि है वहां त्रिपोलियां, 3 गलियां आई है। उन त्रिपोलियों की 5 भौमों की 15-15 मेहराबें बड़े गुर्जों में पड़ी है। तो त्रिपोलिया मतलब 2 चबूतरा के बीच में गोल गुर्ज के भीतर जो 2 हार थंब 3 गली आई है ना, तो ये त्रिपोलिया हुआ। तो त्रिपोलिया मतलब 3 गली में 3 मेहराब हुआ। तो एक भौम में 3 मेहराब है, तो 5 भौम में 3 गुना 5 15 मेहराब है, वो वाली बात है ये। और त्रिपोलियों के आगे चौरस चबूतरे आई है। तो ये गोल गुर्ज के भीतरी तरफ त्रिपोली के आगे के चौरस चबूतरा की बात है। इन चबूतरों की किनार पर 4-4 थंब है। जैसी युक्ति यानी दृश्य बाहर की तरफ है, वैसे ही युक्ति भीतर की तरफ भी है।
जैसे चौखुटे गुर्ज बाहर है वैसे ही भीतरी तरफ भी है, और जैसे त्रिपुलियां और छज्जे बाहर है वैसे ही भीतरी तरफ भी है। पुनः जैसी तीन तीन सीढ़ियां बाहरी तरफ उतरी है एक चबूतरा के मध्य भाग से, वैसे ही तीन तीन सीढ़ियां भीतरी तरफ भी उतरी है। परंतु जैसी गोल गुर्ज बाहर चांदनी की किनार पर कोने में है, ऐसे गोल गुर्ज भीतरी तरफ नहीं है। शेष सर्व जोगवाइयां बराबर ही है, भीतर और बाहर दोनों तरफ। चार हवेलियों के बीच बीच में तीन तीन गलियां आई है। एक चबूतरा के ऊपर चार की चार हारे हवेली आया है ना, इसको हवेली शब्द प्रयोग किया, तो उसके बीच में तीन तीन गलियां मतलब त्रिपुलियां आई है। उन प्रत्येक गलियों में तीन तीन गलियां दो दो हारे थंबों के आने से हुई है। अतः हवेलियों के आमने सामने जहां दरवाजे आए हैं वहां 24-24 मेहराबें आई है, तथा जहां जहां चार चार हवेलियों के कोने जुड़े हैं वहां वहां भी 24-24 मेहराबें आई है। उसी प्रकार त्रिपुलियों की तीन हारे चार हार हवेलियों के बीच बीच में फिरी है और आमने सामने आई है। तो इस तरह से ये शोभा वर्णन किया। तो इसको समझने के लिए जैसे कि रंग महल के प्रथम भोम के चौरस हवेलियों के शोभा के हिसाब से भी समझ सकते हैं करके कहा हो, तो इसको धीरे से चिंतन करते हुए पढ़ेंगे और सामने में यहाँ नक्शा को भी देखेंगे तो ये बिल्कुल सहजता के साथ में समझ सकते हैं। इसका सारा प्रक्रिया हमने कल ही वर्णन किया है, तो उसके हिसाब से ये अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे बढ़िए। चारों दिशाओं में आए चार दरवाजे 1000 हांस की मोहलातों के दरवाजों से बृहत यानी कि बड़े रूप में है। मतलब ये चार दिशा के चार बड़े दरवाजे की बात शुरू हो रही है। अब उन चारों दरवाजों के आगे 8 चबूतरे आए हैं। एक दरवाजा में 2 चबूतरा, तो चारों दरवाजा का मिलाकर के 8 चबूतरा। इन 8 चबूतरों पर 8 बड़े चौखुटे गुर्ज आए हैं। वो चबूतरा में ही थंब लग करके ऊपर जो बनक बनते हैं उसको चौखुटे गुर्ज के नाम से बताया है। इन बड़े दरवाजों के मेहराबों की 5 भौम तक एक ही छत आई है। मतलब हवेली के 5 भौम बराबर में ये बड़े दरवाजे के एक ही छत आई है। वह छत और हवेली की छठी चांदनी बराबर है। चांदनी के ऊपर किनार में 1 भौम ऊंची दीवार है। तो 5 भौम तक तो थंब सीधा गए हैं और उसके ऊपर की चांदनी मतलब ये 1 भौम ऊंची दीवार करके वर्णन किया, उसको ही हमने 1 भौम ऊंचा छत करके वर्णन किया है। तो ये 1 भौम ऊंची दीवार की बात है। इन हवेलियों की छठी चांदनी के बाद दरवाजे की ऊपरा ऊपर 5 भौमें पड़ी है। तो ये हवेली की छठी चांदनी के बाद दरवाजे के 5 भौम शब्द आया है, लेकिन हवेली के छठी चांदनी से भी 1 भौम ऊंची ये दरवाजा के ऊपर दीवार आने के कारण इसको भी जोड़ते समय ऊपर 5 भौम हुआ। तो इसको छोड़ करके ऊपर स्वतंत्र देखेंगे तो फिर 4 भौम ही होता है। तो इस तरह से समझना होगा। तो 5 भौम पड़ी है और छठी चांदनी है। यदि हवेली की प्रथम भौम से गिना जाए तो दरवाजे की 10 भौम 11वीं चांदनी होती है। तो देखिए ये 5 भौम में खुला दरवाजा, 1 भौम में वो छत की मोटाई और ऊपर 4 भौम मिला करके 10 भौम हुआ। 10 भौम 11वीं चांदनी पुखराज के चांदनी से गिनती करने पर ये हिसाब है। चारों दरवाजों की युक्ति बनक ऐसे ही है। आगे इन प्रत्येक बड़े दरवाजों के दाएं बाएं 4 हार हवेलियों की एक तरफ के 4 दरवाजे आए हैं। अब देखिए ये नक्शा में ये पुखराज की चांदनी की नक्शा है, ये तो हमने पहले ही देखा है।
परंतु अभी वृत्ति के सेंटेंस जहां पर पहुंचा है ये समझने के लिए जैसे देखिए, ये दरवाजा के मध्य में खड़ा होकर के देखना होगा। मतलब ये दरवाजा मतलब ये बृहद दरवाजा है, इसके मध्य में खड़े होकर के एक तरफ की शोभा वर्णन करते हैं, फिर दूसरी तरफ भी वैसा ही करके वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी शोभा है, जैसे ये दरवाजा, फिर ये बीच की त्रिपुलिया, त्रिपुलियों में आए हुए मेहराबें, और फिर ये दरवाजा के दाएं बाएं के चबूतरा, चबूतरा में आए हुए थंब, तो ये सारे वर्णन करते हैं। और एक भौम की शोभा है तो ऐसे ऊपर ऊपर 5 भौम तक है, तो सब वो 5 भौम तक का गुणा करके हिसाब बताते हैं। और एक तरफ जैसा है दूसरा तरफ भी वैसा ही है करके उस संख्या को भी जोड़ करके बताते हैं। तो बाकी वर्णन तो यहाँ वृत्ति के सेंटेंस के साथ साथ में हम जाएंगे, परंतु मुख्य रूप में ध्यान देने की चीज ये है कि ये बड़ी दरवाजा के मध्य में खड़े होकर के एक तरफ से देखना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ सेंटेंस को भी साथ में पढ़ता जाऊंगा और यहाँ नक्शा में भी दिखाता जाऊंगा, तो आप वृत्ति के शब्द को भी देखते रहिए। जब मैं यहाँ पर शब्द उच्चारण करता हूं तो फिर यहाँ नक्शा में दिखाता हूं, तो इधर भी देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए वृत्ति के सेंटेंस को, इन प्रत्येक बड़े दरवाजों के दाएं बाएं, देखिए हाँ, प्रत्येक दरवाजा मतलब 1 2 3 4 दरवाजा है ना, बड़ी दरवाजा, उन प्रत्येक दरवाजा के करके कहा, उसमें से हम एक दरवाजा का आधार पकड़ेंगे। तो कहा दाएं बाएं, दाएं बाएं कहा तो यहां से दाएं बाएं दोनों तरफ देखना होगा, ठीक है। 4 हार हवेलियों की एक तरफ के 4 दरवाजे आए हैं। अब देखिए यहां बीच में बैठ करके देखते समय ये 4 हार हवेलियों के एक तरफ के 4 दरवाजा, मतलब ये 1 दरवाजा 2 दरवाजा 3 दरवाजा 4 दरवाजा, ठीक है, ये आए हैं। एक भौम के 4 तो 5 भौमों के कुल 20 दरवाजे हुए। तो यहीं बैठ करके देखते समय ये जैसे एक भौम में 4 दरवाजा दिखाई दिया, तो ये महल तो ऊपर ऊपर 5 भौम गए, तो 4 दरवाजा गुना 5 भौम इजिकल टू 20 दरवाजा ये एक तरफ दिखाई दिया, ठीक। दोनों ओर के मिलाकर 40 दरवाजे हुए। दोनों ओर के मतलब इस तरफ का 20 दरवाजा का हिसाब हुआ 5 भौम के। अब इस तरफ देखिए, तो इसमें भी एक भौम में 4 दरवाजा, चारों हवेली के, ऐसे ऊपर ऊपर 5 भौम है, तो 4 गुना 5 इक्वल टू 20 दरवाजे इधर भी हुए। तो यहां पर बैठ करके दोनों तरफ देखते समय 20 20 40 दरवाजे हुए। प्रत्येक हवेली के 5 भौम के 5-5 दरवाजे ऊपर ऊपर आए हैं। तो ये पहले ही बताया, ये हवेली के ऊपर ऊपर 5 भौम है, तो 5 भौम के दरवाजे आए हैं और उसका गिनती भी कर चुके हैं। और 4 हवेलियों के बीच 3-3 गलियां आई है। तो अब देखिए 4 हवेलियों के बीच मतलब ये 4 हवेलियों के बीच में 3-3 गली, मतलब ये तो 2 हवेली के बीच में 3 गली है, तो 3-3 गली को यहाँ त्रिपोलिया करके समझ लीजिए। हाँ, 4 हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया, 1 त्रिपोलिया 2 त्रिपोलिया 3 त्रिपोलिया, तो 3-3 गली होने से 4 हवेली के बीच में 3 त्रिपोलिया हुआ। टोटल देखेंगे तो दोनों ओर की 6 त्रिपोलियां हुई। तो इधर 1 2 3 त्रिपोलिया, तो यहां से फिर इस तरफ भी देखते समय 1 2 3 त्रिपोलिया, तो 6 त्रिपोलिया हुई। एक त्रिपोली के 5 भौमों में 15 मेहराबे हैं। देखिए एक त्रिपोलिया मतलब 2 हवेली के बीच के 3 गली को एक त्रिपोलिया कहा, तो 3 गली में 3 मेहराबे लगते हैं। 2 हवेली के बीच की बात हो रही है यहां पर ये पॉइंट में, तो यहां एक भौम में 3 मेहराबे लगते हैं। तो ये ऊपर ऊपर 5 भौम है, तो 3 मेहराब गुना 5 भौम करते समय यहां 15 मेहराबे हुए, ठीक है। इसी को यहां पर कहा एक त्रिपोली के 5 भौमों में 15 मेहराबे हैं करके। तो ऐसे 3 त्रिपोलियों के 5 भौमों की कुल 15 गुना 3 इक्वल टू 45 मेहराबे हुई। तो ये एक त्रिपोलिया के 5 भौम में 15, तो ऐसे 1 2 3, तो 15 गुना 3 45 मेहराबे हुए। पुनः 45 मेहराबे दूसरी ओर की भी हुई, मतलब यहां बैठ करके इधर 45 मेहराबे 5 भौम में देखे तो इस तरफ, दूसरी तरफ मतलब इस तरफ भी 5 भौम के 45 मेहराबे हुई। इस तरह दोनों ओर की कुल 90 मेहराबे हुई। तो यहां बैठ करके दोनों तरफ देखते समय 5 भौम तक के कुल 90 मेहराबे दिखाई देते हैं। तो ये 90 मेहराबे हुई।
अब एक त्रिपोली के आगे चौरस चबूतरा है। अब इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां त्रिपोलिया कहते समय ये हवेलियों के बीच के त्रिपोलिया की बात हो रही थी। अब यहां सेंटेंस आया एक त्रिपोली के आगे चौरस चबूतरा है करके कहा ना, ये चबूतरा के ऊपर के हवेलियों के बीच के त्रिपोलिया के लिए नहीं कहा है। ये त्रिपोलिया मतलब देखिए ये गोल गुर्ज के भीतर 2 हार थंब 3 गली है ना, क्योंकि यहां तो नक्शा में कम ही दिखाया है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो यहां पर चबूतरा के ऊपर की हवेली की शोभा वर्णन होने के बाद यहां पर भी तो चबूतरा के ऊपर हवेलियों की शोभा वर्णन होना पड़ेगा। तो ये चबूतरा और ये चबूतरा के बीच में 2 हार थंब 3 गली है कि नहीं, तो इसको भी त्रिपोलिया कहा। तो यहां ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं साधारण हिसाब से देखते समय कि हवेली के बीच के त्रिपोलिया का प्रसंग चल रहा है, तो फिर ये हवेली के बीच के त्रिपोलिया के सामने में यहाँ चौखुटे चबूतरा कहाँ है, ऐसा लग सकता है। तो यहाँ की बात नहीं है, ये यहाँ की बात है। ये गोल गुर्ज के भीतर 2 हार थंब 3 गली ये त्रिपोलिया है। तो यहां से देखिए एक त्रिपोलिया के आगे चौरस चबूतरा है, मतलब ये चौरस चबूतरा की बात है। तो इसको एक त्रिपोलिया करके कहा, तो ऐसे त्रिपोलिया कहाँ कहाँ है, प्रत्येक हांस के संधि में गोल गुर्ज के भीतर, मतलब ये ऐसे त्रिपोलिया की बात है ये, ठीक है। तो ये त्रिपोलिया, इसके आगे चौरस चबूतरा है, तो ये चौरस चबूतरा, उस चबूतरे पर 4 थंब है, तो ये चबूतरा में 1 2 3 4 थंब है। ये भी तो यहाँ दरवाजे में बैठ करके देख सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ बैठ करके ये बात हो रही है। तो यहाँ के त्रिपोलिया की बात होते होते ये भी त्रिपोलिया है, इसीलिए इसको भी समेट लिया है। और यहाँ 4 थंब वाले चबूतरा की बात भी हुई। हवेलियों के आगे 2 चबूतरे हैं। अब फिर देखिए ये त्रिपोलिया की बात हुई तो इसमें ये चबूतरा भी बताए। अब उसके पश्चात फिर यहां चले गए, हवेलियों के आगे 2 चबूतरे हैं करके, एक हवेली के दरवाजा के दाएं बाएं 2 चबूतरा करके ये वाली बात यहां बता रहे हैं। तो चारों हवेलियों के 8 चबूतरे हुए। देखिए 1 2 3 चारों हवेलियों के 1 2 3 4 5 6 7 8 चबूतरे हुए, ठीक है। अब आगे देखिए फिर, और 8 चबूतरे दूसरे तरफ की हवेलियों के आगे है। मतलब दूसरे तरफ मतलब यहां बैठ करके इस तरफ देखे तो 8 चबूतरे दिखे, तो दूसरी तरफ मतलब इस तरफ देखिए यहां पर भी 8 चबूतरे हैं। दोनों तरफ के कुल 16 चबूतरे हुए। यहां बैठ करके दोनों तरफ देखते समय 16 चबूतरे दिखाई दिया। अब फिर आगे, हर चबूतरे पर 4 4 थंब और 3 3 छज्जे हैं। अब देखिए ये चबूतरे जो है इसमें से एक चबूतरा को लीजिए, एक चबूतरा में चारों कोण में 4 थंब है और उसमें 3 छज्जे। यहां नक्शा में तो बहुत छोटा होने से क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे शोभा हमने पहले भी वर्णन करके आए हैं, इसीलिए चबूतरा में 4 थंब और 3 छज्जे की बात है। 2 छज्जे दोनों चबूतरों के और 1 छज्जा दरवाजे के बीच का है। तो ये दरवाजा के बीच में बैठ करके देखते समय दोनों तरफ के 2 छज्जे और मध्य के दरवाजा के 1 छज्जे, 3 छज्जे हुए। ऐसी एक हवेली के आगे 2 चबूतरे हैं। देखिए तो ये 4 हवेलियों में से एक हवेली के आगे ऐसे 1 2 चबूतरा हुआ। दोनों चबूतरों के 8 थंब हुए। तो एक चबूतरा में 4 थंब है तो दोनों चबूतरा का मिला करके 8 थंब हुए। पांचों भूमों के ऊपरा ऊपर कुल 8 गुना 5 = 40 थंब हुए। तो ये 2 चबूतरा के 8 थंब हुए, तो ऐसे ऊपरा ऊपर 5 भूम है तो 8 गुना 5 = 40 थंब हुए एक ही हवेली का, ठीक है। तो चारों हवेलियों के कुल 40 गुना 4, मतलब ये एक का 5 भूम में 40 हुआ था, ऐसे 1 2 3 4, इसीलिए 40 गुना 4 = 160 थंब हुए एक तरफ के, ठीक है। और 160 थंब दूसरी तरफ के हुए। दूसरी तरफ मतलब यहां बैठ करके एक तरफ देखा तो सब थंब 160 हुआ, फिर दूसरी तरफ मतलब इस तरफ देखिए तो इस तरफ 160 थंब हुए। सर्व थंबों की संख्या 160 + 160 = 320,
320 हुए। मतलब ये दरवाजे के मध्य में बैठ करके दोनों तरफ पांचों भौमों के थंबों की संख्या देखते समय 320 थंब हुए। अब आगे देखिए, प्रत्येक हवेली के आगे 2 चबूतरे हैं, ये तो पहले ही वर्णन हुआ। उन चबूतरों पर 8 थंब है, ये भी पहले वर्णन हुआ। उन थंबों पर 10 मेहराबें हैं। अब मेहराब का वर्णन शुरू हुआ। तो 2 चबूतरा में 10 मेहराब की बात तो हम जानते ही है। दोनों चबूतरा में से एक एक चबूतरा में 4 मेहराब और दोनों को जोड़ने वाला 2 मेहराब करके 10 मेहराब होते हैं। अब आगे देखिए, 8 मेहराबें दोनों चबूतरों की और 2 मेहराबें दरवाजे के आगे हैं। एक एक दरवाजे के आगे 10-10 मेहराबें हुई। तो देखिए, ये एक हवेली के एक दरवाजा के आगे एक भौम में 10 मेहराबें हुई, ठीक है। पांचों भौमों की 50 मेहराबें हुई। तो ऐसे ऊपर ऊपर 5 भौम ले गए तो 10 गुना 5 भौम इक्वल टू 50 मेहराबें हुई। ऐसी चारों हवेलियों की कुल 200 मेहराबें हुई। तो एक हवेली के 5 भौम में 50 मेहराब हुए, तो ऐसे 1 2 3 4, इसीलिए 50 गुना 4 इक्वल टू 200 मेहराबें हुई। इस प्रकार दूसरे तरफ की भी 200 मेहराबें हुई। इसी प्रकार से यहां से इस तरफ देखें तो भी 200 ही मेहराबें हुई, जिनकी कुल 400 मेहराबें हुई। तो ये दरवाजे के चौक में बैठ करके दोनों तरफ देखते समय पांचों भौमों के 400 मेहराबें दिखाई देता है। तो ये 400 मेहराबें हुई। ऐसी ही युक्ति अंदर हर हवेली में आई है। तो यहां बैठ करके दोनों तरफ की शोभा वर्णन किया। अब ऐसे ही युक्ति अंदर हर हवेली में, मतलब अब देखिए, भीतर की तरफ जहां कहीं भी बैठ करके ये शोभा को देखेंगे तो ऐसे ही शोभा दिखाई देता है। भीतर कोई भी गली में बैठ करके दोनों तरफ की शोभा देखने से ऐसे ही शोभा दिखाई देता है। तो ये वाली बात है। ये हवेली के 4 दरवाजों में से हर दरवाजे के आगे 2 चबूतरे और हर हवेली के आगे 2 हारें थंबों की आई है। ऐसे ही थंबों की हारें अंदर भी आई है। ऐसे ही युक्ति अंदर के मंदिरों में भी आई है। अब अंदर के मंदिरों में शब्द आया तो देखिए, तो ये हवेली के अंदर मंदिर है ना, सब में, उसके अंदर भी ऐसे ही युक्ति है। इन सब के आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इन सब के आगे मतलब ये मंदिरों की शोभा हुए तो प्रत्येक एक हवेली के भीतर ये मंदिर हुआ और इसके मध्य भाग में ये चबूतरा की बात है, ठीक है, जिसके किनार पर थंब लगे हैं। अब चबूतरा बोलते हैं, किनार में थंब तो लगते ही हैं। उन थंबों में मेहराबें लगी है और मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। मतलब ये एक हवेली के अंदर के मध्य के चबूतरा के किनार में थंब, मेहराब और हिंडोलों की बात हो रही है। पुनः कठेड़े, कठेड़े मतलब वो चबूतरा के किनार में कठेड़े और मंदिरों में सुंदर झरोखे हैं एवं अंदर नहरें। अंदर नहरें मतलब वो अंदर बगीचे है तो नहरें, चेहे बच्चे तथा फुहारे छूटते हैं। इस प्रकार अपार शोभा से युक्त ये दृश्य सहसा आत्मा को आकर्षित करते हैं। मतलब ये हवेली के अंदर की शोभा इस तरह से वर्णन किया। तो इस तरह से ये बड़ी दरवाजा के मध्य में खड़े होकर के दोनों तरफ देख करके सारी शोभा को वर्णन किया इस तरह से, ठीक है। अब आगे हवेलियों की चांदनी करके आ रहा है। अब ये हवेली की चांदनी के लिए नक्शा में पेज नंबर 65 में देखना होगा। तो उसका वर्णन हमने किया ही है। अब सीधा वृत्ति के शब्द के द्वारा ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए, 1000 हांस के मोहलातों की 5 भौम छठी चांदनी है, जिसके ऊपर दोनों किनारों पर प्रदक्षिणा के लिए भौम भर ऊंची चौड़ी दीवार फिरी है। तो ये नक्शा से देखिए जो हमने पहले भी वर्णन किया। तो यहां चांदनी के ऊपर दोनों तरफ किनार में भौम भर ऊंची दीवार फिरी है। उन दोनों दीवारों पर कांगरी फिरी है और आगे दोनों तरफ छज्जा, कठेड़ा
और 1000 बड़ी गोल गुर्जें चांदनी से एक भौम की ऊंचाई पर निकली है। तो चांदनी से एक भौम की ऊंचाई पर मतलब वो चांदनी के किनार में जो एक भौम ऊंची दीवार उठे थे ना, उसी के बराबर की ऊंचाई में ये गोल गुर्जे भी गए हैं। ये गुर्जे वही है जो पुखराज की तरहट्टी से लगी है। इन गुर्जों में भौम भौम होते हुए कुल 1013 भौम ऊपर आकर चांदनी लगी है। तो 1013 भौम का हिसाब पहले ही बताया कि नीचे के 7 भौम, ऊपर 1000 भौम और यहां चांदनी से ऊपर 6 भौम, 5 भौम ये हवेली के चांदनी तक और 1 भौम वो दीवार के साथ में आते समय पूरा 1013 भौम होते हैं। उन गुर्जों पर जो गोल फिरती चांदनी आई है, तो गुर्ज के चांदनी में गोल फिरती चांदनी बैठक है, वह दीवार के बराबर है। वो गुर्ज के ऊपर की चांदनी की बैठक। इस चांदनी पर कठेड़ा फिरा है, कठेड़े के आगे छज्जा फिरा है और 2000 चौरस गुर्जे हैं। तो नीचे हवेली जो 1000 हवेली में 2-2 चौफुटे गुर्जा यानी कि चौरस गुर्जा करके आया था ना, तो कुल 2000 चौरस गुर्जा हुए। उन गुर्जों पर गुमटियां बनी है। तो इसके लिए ये नक्शा में 65 नंबर पेज के द्वारा भी देख सकते हैं और 66 नंबर पेज में भी वहां खड़ा दृश्य के द्वारा बताया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उसमें गुमटियां बनी है और गुमटियों पर कलश तथा कलशों पर ध्वजाएं फहराती है। उन दोनों गुर्जों के बीच में कमाने यानी कि मेहराबें आई है, जिसके आगे छज्जा है। जैसी 2000 गुर्जें बाहरी तरफ है, वैसी ही 2000 गुर्जें भीतरी तरफ भी है। और भीतरी तरफ जो 15 त्रिपुलियां 5 भौमों में आई है। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस को, 15 त्रिपुलियां 5 भौमों में आई है, उन पर सुंदर बैठक बनी है करके कहा ना। तो ये 15 त्रिपुलिया को 15 गली करके समझ लीजिए। ये 15 त्रिपुलिया नहीं, 15 गली है। तो 15 गली मतलब एक भौम में 3 गली, तो 5 भौम के मिला करके 15 गली हुए। तो ये कहां की बात है? वो गोल गुर्ज था ना, गोल गुर्ज के भीतर जो 2 हार थंब होकर के 3 गली हुआ है, उसके भीतरी किनार से देखें तो वहां पर 2 हार थंब के कारण 3 गली दिखाई देते हैं एक भौम में। तो 5 भौम के 15 गली हुए और इसी के सीधा ऊपर बैठक बने हैं। तो कहने का अर्थ सीधा भाषा में कहे तो गोल गुर्ज के भीतरी तरफ की बैठक की बात है, तो वहां से पकड़ना होगा। तो यहां 15 त्रिपुलियां करके बताया, 15 गली 5 भौमों की आई है, उन पर मतलब उसके ऊपर सुंदर बैठक बनी है। तो आप नक्शा से देखेंगे तो यहां नक्शा में जो बाहर गोल गुर्ज दिखाई दे रहा है, उसके भीतर वहां सुंदर बैठक बने हुए हैं और उसमें मेहराब वगैरह भी दिखाया है। ये 65 नंबर पेज के नक्शा के द्वारा देख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। उन बैठक की किनार पर 8 थंब और 8 मेहराबें हैं। 3 मेहराबें बाहरी तरफ, 3 मेहराबें भीतरी तरफ, 1 मेहराब दाईं तरफ और 1 मेहराब बाईं तरफ है। कहने का अर्थ यहां से थोड़ा सा देखिए, जैसे नीचे से ये गोल गुर्जा है ना, इसके भीतर यहां ऊपर चांदनी के किनार की बात हो रही है। तो यहां पर ये किनार में बैठक बने हैं। तो यहां 8 थंब करके कहा ना, 8 थंब 1 2 3 4 थंब है और ये बैठक तो थोड़ा आगे बढ़ा है। तो यहां 1 2 3 4 थंब ऐसे होते हैं। तो 3 मेहराब, 1 2 3 मेहराब, 1 2 3 मेहराब और इधर 1 मेहराब, इधर 1 मेहराब, ये वाली बात है। तो ये नीचे के भौम में देखेंगे तो इसमें 2 हार थंब था ना, तो इधर दूसरी बैठक, तो 2 हार थंब के कारण 1 गली 2 गली 3 गली हुआ था। ठीक है, तो ये 3 गली एक भौम में है, तो 5 भौम में 15 गली। तो इसके ऊपर ये भीतरी किनार में, बाहरी किनार गोल गुर्जा के ऊपर भी बैठक ही है और भीतरी जगह में यहां बैठक में ये 8 थंब और 8 मेहराब करके कहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बात है। ठीक है, अब आगे देखिए।
उन मेहराबों पर कलश और कंगुरे शोभायमान है और तीन तरफ कठेड़ा है तथा अंदर बाहर बहुत विस्तार है। इस प्रकार यह चांदनी अपार शोभा सुंदरता से भरपूर तथा अति विशेष प्रकार से शोभायमान हो रही है। तो इस तरह से ये हवेलियों की चांदनी की वर्णन भी पूरा हुआ। अब आगे चार बड़े दरवाजों की चांदनी। तो अब इसको देखिए, दरवाजे की शोभा तो पहले ही वर्णन हुआ है, वृत्ति के शब्द से अब फिर देखेंगे। पुखराज पर्वत की चांदनी में जो चार दिशा में चार बृहद दरवाजे हैं, वे चारों द्वार पुखराज पर्वत के समान ही विशाल है। मतलब जितने विशाल पुखराज पर्वत दिखाई देते हैं, ऐसे ही विशाल रूप में ये दरवाजे दिखाई देते हैं। और चारों दरवाजों पर दरवाजों के समान ही 8 चबूतरे हैं। एक दरवाजे में 2 चबूतरा, तो चारों में मिलाकर के 8 चबूतरे हैं। उन 8 चबूतरों पर 8 गुर्ज हैं। ये गुर्ज बहुत ही ऊंचे, अर्थात पुखराज की चांदनी से 10 भोम ऊंचे तथा नीचे जमीन से तो इनकी 1017 भोम 18वीं चांदनी है। हर दरवाजे के आगे दोनों चबूतरों के बीच में सुंदर चौक है। उन चबूतरों पर चबूतरों के समान ही थंब भी है। प्रत्येक चबूतरे पर 4-4 थंब है। उन थंबों पर छत, कठेड़े और बैठक है। इन चबूतरों के गुर्ज ऊपरा ऊपर अति ऊंचे आसमान तक चले गए हैं। जैसे 8 गुर्ज बाहरी तरफ है, वैसे ही 8 गुर्ज भीतरी तरफ भी है। ये बड़े दरवाजे हांस भर के लंबे चौड़े हैं। 1000 हांस के हवेलियों की चांदनी से सीढ़ियां चली है। ये भी पहले हमने वर्णन किया। तो 1000 हांस के महलों के छठी चांदनी से वो दरवाजा के ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ी लगे हैं। ये शोभा जो वर्णन किया वही वाली बात है ये। तो देखिए यहां पर फिर से, इन सीढ़ियों से बड़े दरवाजे की छठी भोम में जा सकते हैं। यहां से ऊपरा ऊपर 4 भोमें हैं। देखिए तो वो सीढ़ी के द्वारा जो ऊपर गए, दरवाजा के ऊपर की 1 भोम ऊंची मोटी दीवार के ऊपर पहुंचे, तो यहां से ऊपर अब 4 भोम तक वो दरवाजे के ऊपर की महल गए हैं, जिनकी पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर छज्जे और कठेड़े बने हैं। पूर्व और पश्चिम मतलब ये बाहरी और भीतर करके समझना होगा, क्योंकि ये तो चारों दिशा के दरवाजे के हिसाब से फिर ये डायरेक्शन तो चेंज होता है। इसीलिए बाहर और भीतर इस भाषा से समझेंगे तो समझना सहज होता है। ऊपर चांदनी लगी है। ऐसी ही युक्ति चारों दिशाओं के बृहद दरवाजों की है। तो इस तरह से ये बड़े दरवाजे और इसकी चांदनी की शोभा भी वर्णन पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, पुखराज की चांदनी का बृहद बगीचा करके यहां वृत्ति में आ रहा है। तो अब तक हमने पुखराज के चांदनी के किनार में ये 1000 हांस की महलातों के प्रसंग पहले वर्णन किया और वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन किया। अब यहां पुखराज की चांदनी में बृहद बगीचा करके जो विषय शीर्षक आया है, इसका लोकेशन पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर ये वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, पुखराज की चांदनी में ये बृहद बगीचा की बात जो हो रही है, तो इसके लिए जैसे ये पूरा एरिया तो पुखराज की चांदनी है, ठीक है। इसमें अभी हमने ये किनार में यहां 1000 हांस की महलातों की शोभा को वर्णन किया। तो चलो इसको अब मैं यहां अलग अलग करके तो बताऊंगा नहीं, तो एक साथ में अब तक जितना एरिया वर्णन हुआ तो इस तरह से दिखा देता हूं। मान लीजिए ये छज्जा और उसके बाद ये अभी जो 1000 हांस की महलातों का वर्णन किया ना, ये एरिया, खाली एरिया अलग करने के लिए ऐसे बनाया हुआ। वैसे तो ये तो सारा यहाँ 4 दिशा में दरवाजा,
उसके अलावा बाकी ये अलग अलग चबूतरा ऐसे करके डिटेल वर्णन हुआ है। तो ये एरिया पूरा हुआ। अब उसके बाद इससे भीतर मतलब वो 1000 हांस की मोहलातों से भीतर जो शोभा है उसको देखें। अब ये बृहद बगीचा वाला ही आकाशी महल करके वो चैप्टर आने वाला है, इसलिए मैं पहले यहाँ आकाशी महल का लोकेशन बता ही देता हूं, जिसके द्वारा बगीचा का एरिया समझना सहज होता है। तो ये पूरा पुखराज की चांदनी 1,33,333 कोष में से मध्य तीसरे हिस्सा, मतलब 3 भाग में से 1 भाग, ये मध्य भाग में आकाशी महल बनते हैं। अब इसका डिटेल वर्णन तो हम बाद में करेंगे, फिर भी अभी बगीचा का एरिया के लिए थोड़ा जानकारी लेने के लिए आकाशी महल ने कितना एरिया लिया है ये भी जानना होता है, इसीलिए बता दूं। तो जैसे एक बार आप पुखराज की तरहट्टी को चिंतन करिए तो 1,33,333 कोस के लंबे चौड़े पुखराज की तरहट्टी में मध्य भाग में 45,200 कोस के लंबाई चौड़ाई में खजाने का ताल था। ठीक है, उसी के सीधा ऊपर पुखराज के गोल चबूतरा जो 1,33,333 कोस के लंबाई चौड़ाई के मध्य भाग में चौरस चबूतरा आया था, तो वो चौरस चबूतरा भी 45,200 कोस के एरिया में, मतलब नीचे खजाने के ताल के एरिया के सीधा ऊपर वो चौरस चबूतरा आया था। और जहां पर खजाने के ताल से आया हुआ 5 पेड़ वो चौरस चबूतरा में प्रकट हुआ था। अब ये ऊपर आकर के 1000 भौम में पुखराज की चांदनी हुआ। ठीक है, अब ये चांदनी के मध्य भाग से फिर आकाशी महल मतलब वो महल ऐसे लगते हैं कि जिसने आसमान को टच किया हो, आसमान तक गए हुए ऐसे दृश्य दिखाई देता है, इसीलिए उसे आकाशी महल नाम से बताया। और वो पुखराज के चांदनी से भी 1000 भौम ऊपर जाते हैं। तो वो आकाशी महल बनने के लिए जो एरिया लिया है, ये पुखराज की चांदनी के मध्य भाग में, ये चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठ करके उसके ऊपर आकाशी महल बने हैं। अब अभी खाली एरिया अलग करने के लिए इतना बताया हूं, अब बाकी आकाशी महल की शोभा हम कल वर्णन करेंगे। तो ये है आकाशी महल का एरिया। अब बाकी ये आकाशी महल के चबूतरा अथवा आकाशी महल से बाहर चारों तरफ किनार में ही 1000 आंच का महल का वर्णन किया है ना, तो ये पूरा चारों तरफ खुला जगह है। अभी के लिए खुला जगह बोलो ना, तो ये चारों तरफ बृहद बगीचा है। अब बगीचा कहते ही यहां पर पूरा नहरें, चेह बच्चे, फुहारे छूटते हैं, ये सारा एरिया बगीचा से सजाना है। ठीक है, तो ये बृहद बगीचा के नाम से जो वर्णन आ रहा है वो 1000 हांस के मोहलातों से भीतर और मध्य में आकाशी महल के एरिया से बाहर चारों तरफ ये बृहद बगीचा है। ठीक है, तो अब ये एरिया यहां लिख देता हूं शब्द में, बृहद बगीचा। ठीक है, अब ये लोकेशन हुआ, बाकी जो भी इसका वर्णन है वृत्ति के शब्द के द्वारा हम सीधा पढ़ेंगे। हाँ, अब वृत्ति से देखिए पुखराज की चांदनी का बृहद बगीचा, और लोकेशन वहां दिखा दिया हूं। और नक्शा से देखेंगे तो ये पेज नंबर 64 में देखिए, जो पहले से हम जिस नक्शा को देख रहे हैं, तो ये 1000 हांस की महलातें चारों तरफ किनार में है, और यहाँ मध्य में आकाशी महल के लिए एरिया भी दिखाया है, और उसके बाहर यहाँ बगीचा का एरिया दिखाया है। तो ये नक्शा को सामने में रख करके अब वृत्ति के शब्द के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। पुखराज की चांदनी में आकाशी महल और किनार के 1000 हांस की महलातों के बीच में बृहद बगीचे हैं। देखिए तो यहां पर भी आकाशी महल करके वो लोकेशन बताया, और किनार में 1000 हांस की महलातें, उसके बीच में ये बगीचे हैं। इनकी चौड़ाई 44,444 कोस में से लगभग 42,844 कोस की चौड़ाई में बृहद बगीचे फिरे हैं। तो बगीचे का एरिया इस तरह से बताया, जो नहरों, चेहबच्चों तथा फुहारों की अकथ्य शोभा से सुशोभित है। यहां चांदनी में
हजारों किस्म की पुष्प वाटिकाएं हैं। यह चांदनी अन्य भी बेशुमार शोभा श्रृंगार से भरपूर है। जब श्री राज श्यामाजी सखियों सहित कभी कभी कृष्ण पक्ष की दशमी को पशु जानवरों पर सवार होकर उत्तर पश्चिम की घाटियों में से यहाँ पधारते हैं, तब उन अश्वारी के पशु जानवरों को इन्हीं बृहद बगीचों में छोड़ते हैं। तत्पश्चात श्री राज श्यामाजी तथा सखियां आकाशी महल में तथा हजार हांस की महलातों में रमन क्रीड़ा करते हैं। तो यहाँ पशु जानवरों के अश्वारी की बात हुई, तो उत्तर पश्चिम की घाटी जो है ना, वो उत्तर पश्चिम की घाटी का लोकेशन और थोड़ा कुछ सार रूप में ही हमने वर्णन किया है। तो बाद में इस विषय में और डिटेल वर्णन होगी। तो वो उत्तर पश्चिम की घाटी के द्वारा पशु जानवर वो ऊपर पुखराज के चांदनी तक जा सकते हैं। तो उसके ऊपर राज श्यामाजी सखियां सवार होकर के जाते हैं। तो वो पशु जानवरों को वहीं बगीचा में छोड़ करके राज श्यामाजी सखियां कभी मध्य के आकाशी महल तो कभी किनार के हजार हांस के महलातों के ऊपर सवार होते हैं। ये वाली बात है ये। तो यहां नीचे चौपाई को देखिए। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहां कहूं मोहल तले, ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे तीन उपले। अर्थ, श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में स्थित पीले रंग में रंगीत पुखराज पर्वत के अपार सुखों का वर्णन कैसे करूं। वहां के बड़े बड़े प्रासाद, प्रासाद मतलब वो महल इमारतें, नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः चौड़े होते हुए अलग अलग 250 भोम तक चले गए हैं। चौड़े होते हुए मतलब वो छज्जा बढ़ते हुए महल फैलते हुए 250 भोम तक गए हुए हैं। ठीक है। उनके ऊपर सभी प्रासाद मिलकर 750 भोम तक गए, तब उन पर चांदनी लगी। पुनः चांदनी के बीच के तीसरे हिस्से 44,444 कोस में स्थित आकाशी महल में 1000 भोम ऊपर जाकर चांदनी लगे हैं। तो ये आकाशी महल किस तरह से 1000 भोम जाते हैं, ये कैसी शोभा है, ये कल हम वर्णन करेंगे। तो ये चौपाई का सीधा अर्थ में ये प्रसंग आया। ऊपर देखिए फिर, तथा पुनः इन्हीं पशु जानवरों पर सवार होकर श्री रंगमहल को लौटते हैं। इन बगीचों की शोभा देखते देखते आकाशी महल की ओर चले। तो इस तरह से बृहद बगीचा की बात भी हुई। अब इसके पश्चात आकाशी महल का प्रसंग शुरू हो रहा है। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, तो कल आकाशी महल का वर्णन करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।